हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पायरेंट। हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर 2 होगा लिविंग वर्ल्ड का। तो यहाँ पे कल के लेक्चर में हम लोग टैक्सोनॉमी से स्टार्ट किए थे, बट हमारे स्टार्टिंग का पार्ट कुछ पोर्शन बच गया था जिसको कि हम लोग आज अच्छे से पहले कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, इस पर काफ़ी चैप्टर में डिबेट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हुआ है, तो हम लोग उसको करते हैं। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो लिविंग है या नहीं है आप किस बेसिस पे बता सकते हैं। तो हमारे बुक में कुछ बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ के थ्रू कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी एक बोल सकते हैं कि चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ तो हमारी बॉडी में भी होते हैं, ग्रोथ तो बैक्टीरियाज में भी होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, ठीक है। बट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट तो थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करेगा, उनकी ग्रोथ तो रुकती नहीं है। बट ह्यूमंस में अगर उनकी हाइट की बात करें तो एक टाइम के बाद वो ग्रोथ रुक जाता है, तो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ हमारे सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स में नहीं, अबायोटिक में भी होगा। जैसे माउंटेन्स में भी एक टाइम के बाद अगर आप कंपेयर करते हैं तो हाइट इंक्रीज़ होता है। क्यों होता है? डिपोजिशन ऑफ, अगर बोल सकते हैं कि और ज़्यादा रॉक्स, या फिर अगर आप फ्लैट सरफेस की बात करें, किसी लैंड मास की बात करें, तो एक टाइम पे हम देखते हैं कि उसका हाइट इंक्रीज़ हो जाता है, उसमें ग्रोथ होता है। तो वो जो ग्रोथ हो रहा है, अगर आप गौर करें, अगर नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो एक्सटर्नली होगा, इंटरनली नहीं। बट लिविंग में जो ग्रोथ होगा वो होगा इंटरनली। तो यहाँ पे ग्रोथ में भी एक बेसिक डिफरेंस है कि नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ तो होगा बट वो होगा एक्सटर्नली, डिपोजिशन की वजह से। बट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें, बैक्टीरियाज की बात करें, तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं इंक्रीज इन नंबर। बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपनी हाइट को इंक्रीज़ नहीं करते बट वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज बाय मास भी होगा, इंक्रीज बाय नंबर भी होगा, और दोनों चीज़ें इंटरनली होंगी। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होगा वो कैसे होगा? एक्सटर्नली। तो यहाँ पे क्या ग्रोथ बहुत बेसिक फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए? नहीं। तो अगर आप बुक की बात करें, इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ, यहाँ पे दो वर्ड, एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। तो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन, कि हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं वो लिविंग हैं, बट क्या जो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे वो नॉन लिविंग हो जाएंगे? अगर हम एग्जांपल लें, बहुत सारे स्टेराइल कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीज की बात करें, हनी बीज में स्टेराइल ड्रोन्स होते हैं, या फिर वर्कर बीज होते हैं, वो भी स्टेराइल होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द बेसिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे अगर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते बट वो है तो लिविंग ना। ह्यूमंस आर ऑल्सो, सम ह्यूमंस आर ऑल्सो स्टेराइल। तो वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वो लिविंग नहीं है? तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा हमारा रिप्रोडक्शन। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे, तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता क्या है हम लोग उसको समझेंगे। तो हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, तो हमारे बॉडी में रिएक्शंस दो टाइप के होंगे। एक तो होते हैं एनाबॉलिक और दूसरे होंगे कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होंगे क्या, पहले आप उसको समझिए। एनाबॉलिक जितने भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं, जैसे कि अगर हम बोले बॉडी में, हमारे बॉडी में अमीनो एसिड के हेल्प से प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो कुछ भी बनना,
कुछ भी फॉर्मेशन अगर कुछ सिंथेसाइज हो रहा है तो वो हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। बट अगर हम बात करें डाइजेशन की, जिसमें कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होंगे और उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे कुछ टूट रहा है और कुछ रिलीज हो रहा है तो वो हमारा आ जाता है कैटाबॉलिक में। तो जितने भी बॉडी में, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, ये जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि जिस भी बॉडी में, जिस भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। अब अगर हम बात करें कि जो भी नॉन लिविंग है, जैसे माउंटेन हुआ, सॉयल हुआ, रॉक्स हुआ, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाँ, ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ होगा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मूवमेंट भी हो जाएगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। अब कई बार होता है कि अगर हम मेटाबॉलिज्म एक पूरे बॉडी में, जब होल बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लांट से कोई एक सेल निकाल के बाहर में उसका रिएक्शन करते हैं, लेबोरेटरीज में बहुत बार रिएक्शंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या मेटाबॉलिज्म बोलेंगे उस कंडीशन को? नहीं, वो मेटाबॉलिज्म कंडीशन नहीं होगा, वो एक सेलुलर रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो उसको हम लोग, ये एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट है बुक में दिया हुआ, इसलिए मैं आपको क्लियर करें कि वो फिर क्या हो जाएगा आपका केमिकल रिएक्शन। हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा, फोर्थ है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस होता क्या है? अगर किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे लाइट, ठीक है, इंटेंसिटी हाई लो होना, वाटर, उसके अलावा सेंसिटिविटी, किसी भी एनिमल को देख करके रिएक्ट करना, या किसी ऐसी चीज़ों को देख के हम सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, हमारे सेंसेस हैं, उनके थ्रू हम लोग जब सेंसिटिव होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ एंगर वाला कुछ देख रहे हैं जो हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग ऑब्वियसली खुश तो होंगे नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ तो रिएक्शन देंगे, अच्छा बुरा, या किसी चीज़ को देख के। अगर हम आइज़ की बात करें, हम जब कुछ देखते हैं तो कुछ अगर हमको पसंद आता है तो हम रिएक्ट करते हैं, हम खुश होते हैं, या उसके अलावा हम एंगर शो कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ अच्छा स्मेल कर रहा है तो हम लोग उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो हमको अच्छा लगेगा, तो एक अलग रिएक्शन निकलेगा। तो यहाँ पे हम स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं। बट जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो नॉन लिविंग होंगे, वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अवेयर नहीं होंगे किसी भी चीज़ से। अगर एनिमल्स की बात करें, किसी भी डेंजर को देख के वो बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम कुछ भी इंडेंजर्ड चीज़ों को देखेंगे, अगर हम किसी स्नेक को देख लेते तो हम क्या करेंगे, उसके पास तो जाएंगे नहीं, या फिर ऐसा नहीं कि हम लोग एक जगह खड़े रहेंगे, हम रिएक्ट करेंगे। तो लिविंग अगर बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ऑलवेज रिएक्ट ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है कॉन्शियसनेस, ये हमारा हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म भी हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर। तो अभी तक में जितना हम लोग किए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा था ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा हमारा आ जाएगा रिप्रोडक्शन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। थर्ड है मेटाबॉलिज्म, ये हमारा डिफाइनिंग फीचर है। और फोर्थ है कॉन्शियसनेस, ये भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना है, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज किया जाएगा कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो आपको अगर आप देखें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा, और दूसरा मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस आपका आ जाएगा डिफाइनिंग में। तो इसके बाद जो हमारा कल जो हम लोग क्लास में पढ़े थे वो था टैक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है। तो अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, उनको स्टडी करना एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, उसको हम लोग पढ़ लिए एक तरह से
टैक्सोनॉमी। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े कैरोलस लिनियस का बहुत ज़्यादा, तो उनके कंट्रीब्यूशन में हम लोग 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद वो एक तरीके से टैक्सोनॉमी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक नेम हम लोग बॉटनिकल या जूलॉजिकल जो भी नेम हम लोग नेमिंग करते हैं उनमें वो बहुत सारे रूल्स बताए थे, जैसे इटैलिक में लिखना, लैटिन में कैसे होगा, अगर हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, तो ये सारे रूल्स वो उन्होंने दिया था। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो 2 बुक वो दिए थे, क्या था, स्पेसिस प्लानिटेरियम और सिस्टम नेचुरे। तो ये कल की चीज़ों को आपको एक बार रिवाइज कर ही लेना है। इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग 5 बेसिक कैरेक्टर पढ़े थे। क्या क्या था रिस्पॉन्स, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है तो प्लांट हो या एनिमल हो वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो प्लांट रिस्पॉन्ड जनरली नहीं करेगा, एक्सेप्शंस होंगे बट जनरली वो नहीं करेगा। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो प्लांट्स में वो एब्सेंट होता है और एनिमल्स में वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होगा और एनिमल्स में वो प्रेजेंट नहीं होगा। लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट होगा और एनिमल में प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको कि एक बार आपको देखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो 2 वर्ड से मिलके बना होता है जीनस और स्पीसीज। अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस में क्या रूल्स है कि वो हमेशा कैपिटल में स्टार्ट होगा और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर होगा। इसके अलावा जो साइंटिस्ट जो नाम वो प्रोवाइड किया गया जिन साइंटिस्ट के द्वारा, उनका नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर मैग्नीफेरा इंडिका की हम लोग एग्जाम्पल लिए थे तो वो वहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका लिन हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद टेक्सा का मतलब क्या था, कैटेगरी। तो वहाँ पे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज दिए हुए थे, आपको याद होना चाहिए। किंगडम था, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो ये 7 कैटेगरीज को आपको एक बार कर लेना है अच्छे से और उनके एग्जाम्पल्स कि स्पीसीज में क्या होगा। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमारे स्पीसीज में होंगे, बट किंगडम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमको कहाँ मिलने वाला है, किंगडम में मिलने वाला है। तो यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किस और आपके किस लेवल में होंगे, किस टैक्सा में होंगे। तो स्पीसीज में सबसे ज़्यादा होंगे, हाईएस्ट सिमिलैरिटी प्रेजेंट इन स्पीसीज, और हाईएस्ट वेरिएशन कहाँ होगा, किंगडम में होगा। तो ये आपको एक बार देख लेना है। तो अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी एड। अब आप एक चीज़ को सोचिए कि एड का मतलब क्या होता है, ठीक है। कभी भी जब हम लोगों को कोई भी एक कट लग गया या फिर हम लोगों को थोड़ा हार्म हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एड, ठीक है। मतलब पहली ज़रूरत क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमको क्या है, ठीक है। तो एक तरह से एड का मतलब हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। अब टैक्सोनॉमी में कैसे रिक्वायरमेंट है, अगर आप टैक्सोनॉमी की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में किसी भी एनिमल के बारे में या फिर प्लांट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो कैसे पता करेंगे। अगर एक फॉरेस्ट में अगर हम लोग चले जाएंगे तो क्या हर एनिमल के जीनस, स्पेसीज, फैमिली उनके बारे में क्या हम लोग जान पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक वे पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी अगर हमको टैक्सोनॉमी करना है या उसको स्टडी करना है। तो बहुत सारी, अगर आप बात करें जूलॉजिकल पार्क्स, अगर आप जूलॉजिकल पार्क में जाएंगे तो आपको हर एक बोल सकते हैं कि एक एरिया, स्पेसिफाई एरिया मिलेगा एक एनिमल के बारे में, एक एनिमल आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, उसके जीनस, स्पेसीज या उसकी फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्या वो इंडेंजर्ड है या नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स या उसका जूलॉजिकल साइंटिफिक नेम क्या है वो आपको मिल जाएगा। तो वो एक क्या हुआ, प्रॉपर हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बॉटनिकल गार्डन में चले जाते हैं तो बॉटनिकल गार्डन में आपको हर एक प्लांट के सामने आपको क्या मिलेगा, लेबल मिलेगा। लेबल में आप क्या देखेंगे जाके, उसका 3 चीज़ आपको लेबल में मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, जीनस, स्पीसीज और फैमिली। मतलब अगर एक प्लांट अगर हम ले लेते हैं तो अगर आप किसी भी बॉटनिकल गार्डन में गए, वहाँ पे आप अगर एक ट्री को देख रहे हैं तो अगर सिर्फ ट्री को देख, ऐसा नहीं कि आप एक ट्री को देखेंगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। हर प्लांट के ऊपर या हर ट्री के ऊपर आपको एक लेबल मिलेगा। जैसे वो होता है ना कि हम लोग फ़ोटो जेल वगैरह में फ़ोटो खिंचवाते हैं तो अपना नाम, कुछ डिटेल्स होता है जिससे कि हमारे बारे हमको देख करके हमारे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। उसी तरह से प्लांट है, उसके ऊपर आपको प्लेट लगा हुआ मिलेगा और वहाँ पर
तीन इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलेगा, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस जीनस का है और उसका क्या नेम है, साइंटिफिक बॉटनिकल नेम क्या है, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप बॉटनिकल गार्डन में जा भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको हर प्लांट के बारे में, उसके फैमिली, जीनस, स्पीसीज या उसके साइंटिफिक नेम या वो कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा जो अगर हम रिक्वायरमेंट बात करें, म्यूज़ियम। अगर आप म्यूज़ियम में जाते हैं तो म्यूज़ियम में आप क्या देखते हैं, क्या सिर्फ प्लांट होता है, क्या एनिमल होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि म्यूज़ियम में हम लोग उन चीज़ों को रखते हैं जो ऑलमोस्ट अब नहीं है, अब पाया नहीं जाता है। हम लोग उसके कुछ बचे हुए चीज़ों को, उसके सबूत को हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे स्केलेटन होना या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, या उस ज़माने में कोई कॉइन्स होना या कोई मॉन्यूमेंट के कुछ बचे हुए चीज़ें होना या फिर कोई स्टैचू होना। तो म्यूज़ियम में भी एक अगर हम जाएंगे, अगर हम कोई स्टैचू देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि वो किस ईयर का था, किस रूलर के अंडर में वो पाया जाता था, किस जगह से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, इतना डिटेल तो हमको मिलता है। तो टैक्सोनॉमी करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, यही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, हर्बेरियम। अब हर्बेरियम होता क्या है देखते हैं आगे। दूसरा है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। थर्ड हमारा हो जाएगा म्यूजियम और फोर्थ हमारा हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन। इन चीज़ों के हेल्प से हम लोग किसी भी प्लांट हो या एनिमल हो या फिर कुछ और, तो उनके बारे में प्रॉपर स्टडी हम लोग कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अब आप कुछ चीज़ों को, इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक वर्ड्स हैं उसको समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जगह थोड़ा सा वो हो गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2-3 वर्ड के पहले आप मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इन डिटेल करेंगे। तो पहला है प्रिजर्वेशन। क्या होता है प्रिजर्वेशन? और दूसरा है कंजर्वेशन। ये 2 वर्ड है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, काफ़ी सिमिलर अगर आप बोल सकते हैं कि मीनिंग होगा, बट यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रिजर्व हम लोग किन चीज़ों को करते हैं और कंजर्व किन चीज़ों को करते हैं। तो प्रिजर्व अगर हम अपने घर में देखें, बहुत सारे, जैसे कि हम लोग अचार को प्रिजर्व करके रखते हैं, है वो लिविंग का पार्ट? क्या अभी वो लिविंग है? वो पेड़ से निकल चुका है, वो डेड हो चुका है, उसके सेल्स डेड हो चुके हैं, क्या वो सेल्स लिविंग है? नहीं। तो लिविंग नहीं, नॉन लिविंग चीज़ों को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ों को हम लोग जब सेव करके रखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन। बट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हो, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, उसको जब हम बचा के रखते हैं तो वो आ जाता है कंजर्वेशन में, ठीक है। तो ये एक बेसिक फीचर है जिसको आपको जानना है। इसी पे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिबेट करने वाले हैं। अब दूसरा जो इम्पॉर्टेंट 2 वर्ड यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, आप लोग कई बार बुक में देखे होंगे, एक्स सीतु और इन सीतु। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिए पहले, ठीक है। तो एक्स सीतु और इन सीतु, तो एक्स का मतलब क्या हुआ, सबको पता है एक्स का मतलब क्या होगा, एग्जिट हो चुका है वो, ठीक है। तो और सीतु वर्ड आया है सिचुएटेड से, ठीक है। तो अब अगर आप बात करें किसी भी एनिमल की, जैसे आज के टाइम में जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ते जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो जो भी हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं अपने घर खोते जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, अपने नेटिव प्लेस से वो जंगल को छोड़ के कई बार क्या होता है हमारे लोकेलिटी में आ जाते हैं। मतलब कि उनका जो नेटिव प्लेस है क्या है, जंगल या जो भी फॉरेस्ट है, तो वहाँ से जब वो निकल के किसी भी अपने नेटिव प्लेस के अलावा कहीं भी गलती से या भटकते हुए वो जब चले जाते हैं, तो एक तरह से बोल सकते हैं एक्स सीतु, ठीक है, अपनी जगह से वो निकल गए। बट इन सीतु क्या हुआ, इन सीतु मतलब वो अपने जगह पे ही रहेंगे। अब हमारे बायोलॉजी में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो कई बार बहुत सारे, जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, वो जब अपने नेटिव प्लेस से उनको हटा के
ठीक है, कोई भी रीज़न की वजह से जब हम उनको दूसरी जगह कंजर्व करके रखते हैं तो वो हम लोग बोलेंगे एक्स सीतु। इन सीतु क्या हो गया, जो उनका नेटिव प्लेस है वहीं पे उनको उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना और वहीं पे उनको रखना। तो अगर आप बात करें बॉटनिकल गार्डन, क्या बॉटनिकल गार्डन एक्स सीतु होगा या इन सीतु होगा? आप खुद ही सोचिए। बॉटनिकल गार्डन में अगर एक कोई भी खास जगह है, ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं, ठीक है, अब एक बॉटनिकल गार्डन में कितने सारे प्लांट होंगे, तो क्या हर प्लांट का नेटिव प्लेस वही जगह होगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग जगह से उसको लाया जाता है, वहाँ पे प्लांट किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि जो भी प्लांट या जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा रहा है उनको हम लोग बचा के रख सके। तो अगर बात करें बॉटनिकल गार्डन हमारा एक्स सीतु हो जाएगा। ये किस में आ रहा है? जूलॉजिकल गार्डन, जू वगैरह। तो जूलॉजिकल गार्डन भी क्या होगा? ऑब्वियसली वो भी एक्स सीतु में ही। अगर लायन है, अगर एक जगह जू है, तो क्या वो उसका नेटिव प्लेस है? नहीं, वो कहीं और से लाया गया है, उसको हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये भी हमारा आ जाएगा एक्स सीतु में, जूलॉजिकल गार्डन। दूसरा है तीसरा हो जाएगा म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम में हम लोग एक्चुअली में हम लोगों को क्या क्या मिलता है? किसी भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन बचे हुए। दूसरा क्या हमको मिल सकता है? आर्ट कल्चर, जो हम लोग एक बार और भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? बचा के रख रहे हैं ना, प्रिजर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बचे हुए, जो भी डेड हो चुके हैं, या किसी मॉन्यूमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हो, तो वो चीज़ों को हम लोग बचा के रख रहे हैं, ठीक है, ताकि एक हम लोग म्यूज़ियम हमारे हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर हमारे स्कूल से क्या किया जाता है, बच्चों को म्यूज़ियम विजिट कराया जाता है, क्यों? ताकि एक हिस्ट्री में उनका, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट ही बोरिंग होता है, तो म्यूज़ियम विजिट करने से जब हम उन चीज़ों को लाइव आंखों से देखते हैं कि उस टाइम का कॉइन्स कैसा था, उस टाइम के मॉन्यूमेंट के क्या कैरेक्टर्स थे, किस तरह का स्टोन यूज़ किया जाता था, उस टाइम के कल्चर क्या थे, टॉयज़ कैसे होते थे, तो जब इन चीज़ों को हम लोग लाइव देखते हैं तो हिस्ट्री में एक अलग सा इंटरेस्ट हम लोगों का जागता है। तो म्यूज़ियम यहाँ पे ये भी हमारा एक्स सीतु आ जाएगा। और थर्ड जो है हमारा, फोर्थ हमारा हो जाएगा हर्बेरियम। हर्बेरियम भी हमारा उसी में आ रहा है। तो अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट हमारा है हर्बेरियम। क्या होता है हर्बेरियम? हर्बेरियम, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि आपको हम एक बार तो उसका मीनिंग बता दें, अब उसका यूज़ होगा। क्या हर्बेरियम कंजर्व करता है या प्रिजर्व करता है? सबसे पहले हर्बेरियम होता क्या है? हर्बेरियम एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ फाइल बनाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए, उसको लैमिनेटेड जो भी फाइल्स हमारे, जो भी पेपर हमारे पास होता है, उसको हम लोग फाइल में रखते हैं अच्छे से। तो एक तरह से हर्बेरियम भी वही होगा। सबसे पहले तो हर्ब आ रहा है यहाँ पे वर्ड, हर्ब का मतलब ही होता है प्लांट। तो प्लांट को प्रिजर्व करना है, तो प्लांट को प्रिजर्व हम कैसे करेंगे? अगर कोई भी एक हम कहीं से भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो अब प्लांट को हमको प्रिजर्व करना है, उसके बारे में, अब प्लांट को प्रिजर्व करना क्यों, ये भी एक क्वेश्चन है। हमारे हर्बेरियम आपको कॉलेज में भी मिल जाएगा, स्कूल में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लांट के बारे में डिटेल में स्टडी करने के लिए, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ड्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, किसी भी वर्ड का मतलब आपको डिक्शनरी में ढूंढना है तो बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम, अगर एक कोई ए से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर अबाउट आपको सर्च करना है तो आप बी में तो जाएंगे नहीं। आपको पता है कि अबाउट वाला आपको ए में मिलेगा, ए में भी ए वाला पहले आएगा, मतलब एक सीक्वेंस में, फिर ए बी आता है, तो आप ए बी में जाके ईजिली अबाउट ढूंढ सकते हैं। तो यही चीज़ हर्बेरियम भी करता है। प्लांट, कोई भी प्लांट के बारे में हमको डिटेल जानना, कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उसका फैमिली, जीनस, किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है, किस टैक्सा का वो है, उसके स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर्बेरियम्स बनाते हैं, ठीक है। और हर्बेरियम में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी प्लांट का हमको डिटेल चाहिए, हम जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। सब वहाँ पे अलग अलग, अगर आप शेल्फ में देखें तो वहाँ पे भी कैटेगरीज कि कौन सा प्लांट जिम्नोस्पर्म में आ रहा है, कौन सा प्लांट एंजियोस्पर्म में आ रहा है, फिर जिम्नोस्पर्म में वो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो वहाँ पे ईजी जाके आप किसी भी प्लांट को निकाल सकते हैं। तो इसका कुछ प्रोसेस होता है। अब हर्बेरियम को बनाना कैसे, ये आप समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे? आप कलेक्ट करेंगे किसी भी प्लांट को, सबसे पहले आप कलेक्ट करेंगे। दूसरा क्या काम करेंगे? आप ड्राई करेंगे।
ठीक है, उसको सुखाएंगे। क्यों ड्राई करेंगे? ड्राई करने का रीज़न ये है कि अगर उसमें वाटर कंटेंट होगा तो उसके वजह से क्या हो सकता है, उसमें एक तरह से इन्फेक्शन, कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे आपको प्रेजेंट हो सकता है। तो हमको तो इसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? प्रेस करेंगे इसको, प्रेसिंग। क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, उसको अच्छे से दबाएंगे ताकि एक फाइल में बहुत तरह के प्लांट, उसके अगर मतलब प्लांट में क्या, उसका पूरा प्लांट तो नहीं ले सकते ना, कोई लीफ ले लेंगे या कोई फ्लावर का पार्ट ले लेंगे, तो उसको क्या करेंगे? प्रेस करते हैं। इसके बाद हम लोग उसको पॉइजन करते हैं। इसका मतलब क्या है आप समझिए पहले। पॉइजन का मतलब, पॉइजन यहाँ पे जो यूज़ होता है HgCl2, ये पॉइजन यूज़ करता है। अब क्यों पॉइजन यूज़ करते हैं? पॉइजन यूज़ करने का कारण है वो ये जो पॉइजन है आपका एंटी फंगल इन नेचर होता है, एंटी फंगल, ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन उसमें ना लग सके। थर्ड जो हम करेंगे यहाँ पे, इसको माउंट करेंगे, मतलब कि जो भी आपका हर्बेरियम वाला फाइल होगा उसमें हम लोग उसको लगाएंगे, माउंट करेंगे। अब एंटी फंगल डालने के बाद एक और केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं, उस केमिकल का नाम है DDT। ये नेचर में इंसेक्टिसाइडल होता है, तो इससे क्या होगा? कोई भी इंसेक्टिसाइड्स वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। और लास्टली हम लोग इसको डिपॉजिट कर देंगे जहाँ भी आपको इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसेस होता है। दूसरा यहाँ पे एक डिटेल आप देख सकते हैं कि जब हम हर्बेरियम बनाते हैं, अगर हम फाइल लेते हैं, ठीक है, तो फाइल लेने में यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपके फाइल की लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो आपका ये 11.5 इंचेस का होना चाहिए और ये आपका 16.5 इंचेस का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिटेल्स वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जैसे उसका बॉटनिकल नेम, ठीक है, क्या नाम है इसका। दूसरा कलेक्टर नेम। तीसरा यहाँ पे आप क्या देंगे, कहाँ से उसको आप एक तरह से बोल सकते हैं कलेक्ट किए, प्लेस ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन, डेट वगैरह आपको एंट्री करना पड़ेगा। फिफ्थ हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ कलेक्शन। इसके बाद इसका इंग्लिश नेम क्या है, उसके बाद आपको लोकल नेम भी बताना पड़ेगा। लोकल नेम बताने का रीज़न है, अगर आप किसी भी ट्राइबल एरिया में, किसी भी जंगल में आप जाते हैं और आप किसी से, तो वहाँ पे क्या साइंटिफिक नेम उन लोगों को पता होगा? नहीं पता होगा, तो वो तो उसको अपने लोकल नेम से जान रहे हैं। तो उस जिस एरिया में वो पाया जाता है वहाँ पे उसका क्या लोकल नेम है, ये भी आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। तो एक हर्बेरियम में इतना डिटेल आपको देना पड़ेगा, ये रिटर्न वर्क आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा माउंट कैसे करना है, उसके लिए ये स्टेप्स हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि हर्बेरियम यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है या कंजर्व कर रहा है। ऑब्वियसली ये प्रिजर्व करेगा। इसके बाद ये एक्स सीतु है या इन सीतु है, तो ये हमारा एक्स सीतु हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कहीं और से ला रहे हैं ना प्लांट कलेक्ट करके। तो इतना डिटेल एक हर्बेरियम में आपको चाहिए। तो पहले तो 3 पॉइंट यहाँ पे, पहला ये बनाने का प्रोसेस, दूसरा ये प्रिजर्व करा या कंजर्व करा, तीसरा एक्स सीतु है या इन सीतु, तो ये एक एक्स सीतु का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या स्टेप्स होंगे, आप उसको सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। फोर्थ हमारा क्या काम है, आपको उसको पॉइजन करना है, केमिकल्स डालने पड़ेंगे केयरफुली। HgCl2 एंटी फंगल होगा नेचर में। फोर्थ हमारा ये हो जाएगा, इसको माउंट करना है, आप उसको लगाइए। अब लगाने का बहुत तरीका होता है, उसको थ्रेडिंग करके भी आप लगा सकते हैं, सेलो टेप से भी आप चिपका के लगा सकते हैं। लास्ट हमारा हो जाएगा DDT डालेंगे, इसके बाद ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको डिपॉजिट कर देना है। तो ये हमारा पहला हो जाएगा टैक्सॉन। किसी भी प्लांट को अगर हमको उसको उसके बेसिक डिटेल्स चाहिए तो हम किसी भी एक हर्बेरिया को उठा के उससे हम लोग डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, टैक्सोनॉमी हुआ ना, हम लोग टैक्सोनॉमी ही तो किए। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन आप लोग एक बार तो गए ही होंगे, या अगर नहीं गए हैं, अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट हो तो एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा जगह। तो अब हम लोग बॉटनिकल गार्डन के बारे में देखते हैं। बॉटनिकल गार्डन, अब बॉटनिकल गार्डन में भी ये 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में क्या कंजर्व करेंगे हम लोग, प्लांट,
एनिमल्स तो होगा नहीं। उसके बाद प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या डेड प्लांट प्रेजेंट होंगे या प्रॉपर आपको लिविंग प्लांट मिलेंगे? ऑब्वियसली लिविंग प्लांट मिलेंगे, मतलब इसको हम लोग कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन, लिविंग प्लांट। और थर्ड एक्स सितु या इन सितु, एक्स सितु, ये आपको मिलेंगे। अब अगर बॉटनिकल गार्डन, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, पहले तो देखते हैं कि बॉटनिकल गार्डन में हमको मिलता क्या है। तो आप किसी भी बॉटनिकल गार्डन में आप जाते हैं, अगर आप एक ट्री ले लेते हैं, ठीक है, तो इस ट्री में आपको एक लेबल मिलेगा, उस लेवल में आपको तीन बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी, और इसको आपको ध्यान रखना, याद रखना है कि 3 टैक्सॉन कैटेगरी आपको मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा? पहला आपका आ जाएगा फैमिली, दूसरा आएगा जीनस, और तीसरा आएगा स्पीसीज। ठीक है, तो ये 3 डिटेल, वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो किसी भी ट्री को देख के आप इतना इन्फॉर्मेशन तो आप निकाल ही सकते हैं। अब दूसरा, तो हम लोग बॉटनिकल गार्डन के पर्पस को देख रहे हैं, तो इसका पर्पस, मेन पर्पस इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं जूलॉजिकल गार्डन, और उसके टाइप्स देख लेते हैं। तो जूलॉजिकल गार्डन, अब जूलॉजिकल गार्डन में क्या मिलेगा आपको? एनिमल्स, वहाँ भी कंजर्व होगा और वो भी एक्स सितु होगा। अब यहाँ पे जूलॉजिकल गार्डन में ये एक चीज़ हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो जूलॉजिकल गार्डन का पर्पस क्या होता है? तो पर्पस अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो होता है कि उन लोगों को एक सेफ इन्वायरमेंट, जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड स्पेसीज या जो भी विलुप्त होने की कैटेगरी पे आ गए हैं, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, टू प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट। दूसरा जो पॉइंट होना चाहिए, टू स्टडी देयर सोशल एंड फूड बिहेवियर। ठीक है, उनके बिहेवियर को, ठीक है, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम लोग उनको रखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है, पर्पस हमारा जो हो जाएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोवाइड करना है सेफ इन्वायरमेंट, ताकि जितने भी बचे हुए हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो कोई भी अगर इंडेंजर्ड होता है, एक्सटिंक्ट होता है, तो वहाँ पे अनबैलेंसिंग आती है, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा पर्पस हो जाएगा। इसके बाद जूलॉजिकल गार्डन करने के बाद जो हमारा थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड है, इसके बाद जो हमारा लास्ट हो जाएगा म्यूजियम। अब हम लोग म्यूजियम को देख लेते हैं। म्यूजियम, तो म्यूजियम में आपको क्या मिलेगा देखने को? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मिलेगा। इसके अलावा स्केलेटन मिल सकते हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह बचे हुए हैं उनके स्केलेटन्स मिल सकते हैं। स्टैचूज मिलेंगे, ठीक है, स्टैचूज मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। तो कॉइन्स, स्टैचूज, ये सब चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है? उस टाइम का किस तरह का, एक तरह से बोल सकते हैं कि एरा कौन सा था, या फिर एक तरह से रूलर उस टाइम पे कौन रहा होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है वहाँ पे। ठीक है, उस टाइम पे किस तरह के टॉयज़ बनाए जाते थे, किस तरह का कल्चर था, फोक कल्चर क्या था। इसके बाद प्रिजर्व करेगा म्यूजियम या कंजर्व करेगा? कंजर्वेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक तरह से सेफली रखना हुआ, बट यहाँ पे ये क्या करेगा? प्रिजर्वेशन, डेड होंगे ना म्यूजियम में। और इसके बाद जो हमारा थर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सितु। ठीक है, तो ये चारों जितने भी, अब हम लोग टैक्सोनॉमिकल में देख लिए, टैक्सोनॉमिकल में टोटल चार ऐड हम लोग देख चुके हैं। हर्बेरियम, ये बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन और म्यूजियम। अब इसको हम लोग एक बार लास्टली अच्छे से रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले टैक्सोनॉमिकल ऐड में
टोटल कितने हो जाएंगे? 4। सबसे पहला हमारा है हर्बेरियम, दूसरा आ जाएगा बॉटनिकल गार्डन, इसके बाद आएगा जूलॉजिकल गार्डन, और उसके बाद आएगा म्यूजियम। अब हर्बेरियम में हम लोग क्या एक तरह से बोल सकते हैं क्या हम लोग प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं? तो प्लांट के स्पेसिमेंस, बॉटनिकल गार्डन में हम लोग लाइव प्लांट रखेंगे, जूलॉजिकल में हम लोग रखेंगे एनिमल्स को, और यहाँ पे उनके अगर यहाँ पे बोले स्केलेटन वगैरह हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा ये? कंजर्व या प्रिजर्व? तो ये करने वाला है प्रिजर्व। बॉटनिकल गार्डन करेगा कंजर्व, जूलॉजिकल गार्डन में भी आ जाएगा हमारा कंजर्व, और यहाँ पे आ जाएगा प्रिजर्व। इसके बाद एक्स सितु या इन सितु, तो ये सारे आ जाएंगे आपके एक्स सितु में। तो इस तरीके से आप टेबल बना के जो बेसिक कन्फ्यूजिंग यहाँ पे हो जाएगा कि कौन सा एक्स सितु है, इन सितु है, कौन प्रिजर्व करेगा, कंजर्व करेगा, इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पे अगर आप टेबल बना लेते तो आप लोग को याद करने में ईजी हो जाएगा। इसके बाद हर्बेरियम में हम लोग देखे थे कि हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको प्रेस करें, ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, उसके बाद पॉइजन करेंगे HgCl2 से, DDT स्प्रे करेंगे, माउंट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो वो इसके टाइप्स हो जाएंगे। सारे का पर्पस अगर आप देखें, पर्पस यहाँ पे क्या है? ठीक है, तो पर्पस यहाँ भी आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे सेम हो जाएगा। जूलॉजिकल गार्डन में टू प्रोवाइड सेफ, एक तरह से बोल सकते हैं हैबिटेट। ठीक है, और यहाँ पे एजुकेशनल एक तरह से एस्पेक्ट हो सकता है फॉर ठीक है, हम लोग स्टूडेंट्स को स्कूल में स्टूडेंट्स को विजिट करवाते हैं, क्यों? ताकि उनका म्यूज़ियम में जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें उनकी तरफ एक अलग सा इंटरेस्ट हो। बुक में जब हम लोग हिस्ट्री की चीज़ों को पढ़ते हैं और जब म्यूज़ियम में उनको देखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, वहाँ पे एक अलग सा उनमें इंटरेस्ट जागता है। तो यहाँ पे बच्चों को टीच करने में, उस टाइम के बारे में अच्छे से बताने में हम लोग म्यूज़ियम का यूज़ करते हैं। तो इतना आपका टैक्सोनॉमिकल ऐड में हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग समरी को एक बार रिवाइज कर लेंगे पूरा, और जो लास्ट में हमारा की बचा हुआ उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद आपको करना है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते तो हम लोगों का यहाँ पे इतना तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज का टॉपिक कर चुके हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट कुछ आज ही के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच 2 पॉइंट्स आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? इंक्रीज इन मास, इसके बाद है डिफ्रेंसिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट ऑप्शन? तो यहाँ पे 2 आंसर सही होंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन मास, और इसके अलावा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों बोथ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पे कौन से ऑप्शंस में दिए हुए हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे? तो पहला जो हमारा ऑप्शन है म्यूल है, उसके बाद है स्टेराइल वर्कर भी। तो स्टेराइल ही ऑलरेडी लगा हुआ ही है तो यहाँ पे ये नहीं करेगा रिप्रोड्यूस। उसके बाद है बोथ A एंड B, और तीसरा है हमारा नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बोथ A एंड B। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे बॉडी में कैसे होता है? तो हमारे बॉडी में सबसे पहले अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगे, कुछ ब्रेकडाउन नहीं होगा या कुछ सिंथेसाइज नहीं होगा, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, तो कैसे फिर बॉडी का ग्रोथ होगा? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो है ऑर्डर A, B है होम्योस्टेसिस, C है मेटाबॉलिज्म, और D है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन C, मेटाबॉलिज्म। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन ओनली लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है? एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, मिक्सचर या सब सेलुलर। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और ये तीनों तो नॉन लिविंग में आ जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सब सेलुलर होगा।
लास्ट क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल्यूलर डिवीजन अकर इन प्लांट। तो सेल डिवीजन प्लांट में थ्रू आउट जो प्लांट का लाइफ होगा कंटिन्यू वो चलते रहता है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट एनिमल में एक टाइम के बाद अगर कुछ सेल्स जो हैं डिवाइड करना बंद कर देते हैं, तो एक बोल सकते हैं कि ओनली अप टू अ सर्टन एज, उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये आपका एक फिल्म द ब्लैंक्स हो जाएगा, अप टू अ सर्टन एज। तो इसी के साथ हम लोग जो है आज के क्लास को ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो हमारा थर्ड लेक्चर है वो कल वाले लेक्चर में क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होंगे, आज के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं जिसको हम लोग कल की पढ़ेंगे, समरी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी हाईलाइट है जो भी एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट करेंगे, और उसके बाद आज और कल के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे उसके हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि अभी स्टार्ट है तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड करिएगा। हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को हम फिक्स करके सही से आपको क्लास प्रोवाइड करें, बट स्टार्टिंग है तो आप लोग थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू।